हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर पर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं 11th क्लास का एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो, और वो टॉपिक का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन और अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, जहां हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, वहीं हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी तय की है। आज हम उन्हीं ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमारे क्या कर्तव्य बनते हैं अपने देश के प्रति। व्हाट आर आवर मॉरल ड्यूटीज़, व्हाट आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज़ टुवर्ड्स आवर कंट्री। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। एंड फ्रेंड्स, first of all, I want to tell you that these fundamental duties are not included in our constitution when our constitution was written. These fundamental duties are brought in our constitution by some amendments. We will discuss about it also. मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि हमारे संविधान के निर्माण के समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं किए गए थे। फ्रेंड्स, इन्हें बाद में अमेंडमेंट्स के द्वारा शामिल किया गया। पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जोड़े गए थे, बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इसमें जुड़ा, जिसके कारण एट प्रेजेंट टाइम में लगभग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें अपने देश के प्रति करने होते हैं पूरे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरी इस वीडियो पर नए हैं, मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मेरी ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बगैर आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सभी लोग इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है फ्रेंड्स कि ये कवर्ड किस में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, फंडामेंटल ड्यूटीज को किस पार्ट में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना आपको कि ये पार्ट 4A में और 51A के अंदर जो है मेंशन्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A और 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि हमने इसे कहाँ से लिया है। जैसा कि आपने पढ़ा है पहले चैप्टर के अंदर ही कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये क्वेश्चन भी आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। बैग ऑफ बोरोइंग क्यों कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डियर स्टूडेंट्स? तो बैग ऑफ बोरोइंग इसलिए कहा गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिन भी देशों से हमें जो जो अच्छी चीज़ें देखने को मिली, हमने उन सभी आइडियल्स को, उन सभी आइडियाज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। उसी सीरीज में यह भी पॉइंट है कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को यूएसएसआर से लिया था। यूएसएसआर के अंदर इसी तरह के फंडामेंटल ड्यूटीज वहां के सिटीजन्स के लिए, वहां के नागरिकों के लिए तय किए गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब ये जुड़े कैसे। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, जब भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रही थी, ड्राफ्ट कर रही थी, उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें नहीं जुड़े थी। फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड हुए थे, जिसमें 10 तरह की ड्यूटीज जो है बताई गई थी इंडियन सिटीजन्स की। और बाद में इसी 1976 में ही 51A जुड़ा था इस 4th शेड्यूल के अंदर, 4th पार्ट के अंदर, जिसमें 51A के अंदर हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का डिस्क्रिप्शन दिया गया था। और इसके अलावा रिकमेंड किसने किया था इसको? तो इसे स्वर्ण सिंह कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई गई थी फ्रेंड्स, जिन्होंने इसका रिकमेंडेशन दिया था कि इस तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ राइट्स से नहीं चलता काम। क्योंकि राइट्स तो लोगों को डेवलप करने के लिए है, लोगों के लिए छूट है, लेकिन साथ साथ जब तक ड्यूटीज नहीं होंगी तब तक राइट्स का कोई महत्व नहीं बनता है फ्रेंड्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 10 तरह की ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स के लिए तय की गई थी फ्रेंड्स।
इसके अलावा इसमें टोटल ओरिजिनल नंबर तो 10 थे, लेकिन 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटी और इसके अंदर जोड़ा गया, जिस रीजन से अब ये 10 से 11 हो गए टोटल। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये कैसे आए, किस पार्ट में इसका डिस्क्रिप्शन है, पहले कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे, 2002 में एक और नया जुड़ा, किसने इसका रिकमेंडेशन दिया, किस कंट्री से हमने इसको बोरो किया, ये सारी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक ये वीडियो जो है क्लियर हो गई होगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आए और किस तरीके से जुड़ गए। चलिए आगे बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या। ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी ड्यूटियां हैं हमारी, यानी हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य बनते हैं। अधिकार तो बहुत है हमारे, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। आज हम उन्हीं कर्तव्यों की बात इसमें करने जा रहे हैं। चलिए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहला है एबिड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड एंथम, नेशनल एंथम। ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन टू एबिड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दे मस्ट हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे राष्ट्रध्वज, क्योंकि राष्ट्रध्वज हमारा सम्मान है, हमारे सम्मान का प्रतीक है। कितने लोगों के बलिदान के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोगों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है फ्रेंड्स। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर कहीं हमारा नेशनल फ्लैग नीचे भी गिरा हुआ है तो हमें तुरंत उसे उठाकर किसी अच्छी जगह पर, ऊंची जगह पर रखना चाहिए। और जहां कहीं भी हमारा नेशनल एंथम बज रहा हो, हमें अटेंशन की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा स्वाभिमान है, रेस्पेक्ट है। तो ये हमारी पहली ड्यूटी बनती है फ्रेंड्स कि हमें अपने नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है फॉलो आइडियाज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जिन आइडियाज ने हमें फ्रीडम दिलाया, जिन आइडियल्स के आधार पर हम, जिन आदर्शों के आधार पर हमें आज़ादी मिली, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने हमें नॉन कॉपरेशन का, नॉन वायलेंस का पाठ पढ़ाया, और भी कई हमारे फ्रीडम स्ट्रगल रहे, कई सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे जिन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजीज जो हैं हमारे सामने रखी, आइडियल्स रखे, जिसके आधार पर हमें आज़ादी मिली। तो हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उन्हें याद रखना चाहिए। तीसरा, प्रोटेक्ट सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि देश की एकता, अखंडता को चोट पहुंचे। आपने देखा होगा कई बार कम्युनिकल राइट्स हो जाते हैं, कई बार सांप्रदायिक झगड़े हो जाते हैं। ऐसे झगड़ों से देश की एकता टूटती है। दंगों से देश का फायदा नहीं होता, कभी भी नुकसान होता है। आपस में मनमुटाव बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति जो ट्रस्ट है वो खत्म होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये हमारी ड्यूटी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि हम अपने देश की सोवेरेनिटी को, अपने देश की यूनिटी को हर कॉस्ट पर, हर कीमत पर बनाए रखें। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड, डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन। अपने देश का बचाव हमेशा करना चाहिए। जहां कहीं हमारे देश की बात चल रही हो, अपने देश के बारे में अच्छी बातें जरूर बतानी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने काफी नाम रोशन किया देश का, विदेशों में भी जाकर पढ़ा होगा आपने उनके बारे में। साथ ही साथ दूसरा इसी में जुड़ा हुआ है कि जब कभी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े, मान लो वॉर की कंडीशन है और सेना में लोगों की जरूरत पड़ रही है, तो हमें बिना किसी सोचे हुए तुरंत जो है अपनी सर्विसेज देश के लिए प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हमारा देश किसी भी मामले में पीछे ना रहे। जिस देश के हम नागरिक हैं, जो हमारा सम्मान है, अगर उस पर कोई भी खतरा आता है और हमारी जरूरत अगर देश को पड़ती है, तो हमें अपने देश के लिए हमेशा जो है तन मन धन से जो है तैयार रहना
चाहिए फ्रेंड्स। इसके बाद स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हमें आपसी भाईचारे को बढ़ाना चाहिए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, रंग के नाम पर, सेक्स के नाम पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लोगों के बीच। ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तो वो कार्यक्रम देश की एकता को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि वो किसी धर्म से संबंधित नहीं होगा, वो किसी जाति वर्ग विशेष से संबंधित नहीं होगा, बल्कि इंसानियत से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें कॉमन ब्रदरहुड की भावना को फैलाना चाहिए। इसके अलावा 6 पॉइंट में प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है देश की, उसको हमें दूर दूर तक पहुंचाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हमारा एनरिच कल्चर है, हेरिटेज है, उसको हम देश विदेश तक पहुंचाएं। वर्ल्ड के सभी कंट्रियों तक उसकी छाप पहुंचनी चाहिए। आज मधुमनी पेंटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आज योग दिवस हमने दिया है वर्ल्ड को। तो इस तरह के जो कल्चर है हमारे, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। इसके अलावा प्रिजर्व नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक जो पर्यावरण है हमारा, उसको सुरक्षित रखना, उसको सेव करके रखना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कहलाती है फ्रेंड्स। हमें ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पेड़ों को ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांटेशन को बढ़ाएं। ग्लोबल वार्मिंग जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको कम करने में अपना योगदान दें। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि इन्वायरमेंट जो है सेव हो सके। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कहलाती है फ्रेंड्स। इसके बाद डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ाते रहना चाहिए। नई नई खोज को जो है बढ़ावा देना चाहिए, नए नए रिसर्च करने चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा नई खोज होगी उतना ज़्यादा देश जो है आगे तरक्की की ओर बढ़ेगा। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने माइंड में नई खोज लाएं, अपने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करें, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाते रहें। यह भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है फ्रेंड्स। इसके अलावा सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें कभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट की नहीं, हमारी है, क्योंकि ये देश हमारा है। जब ये देश हमारा है तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी हमारी है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, हम हर तरीके से रेवेन्यू भरते हैं, जिससे सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर सीधे मायने में हम ये कहें तो इनडायरेक्ट वे में अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई बार लोगों को पता नहीं लगता, डीटीसी की बस फूंक दी या कोई भी चीज जला दिया आक्रोश में आकर, उससे वो किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सारी हमारी है, ये देश हमारा है, ये सरकार हमारी है। तो इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। स्ट्राइव फॉर द एक्सीलेंस, यानी एक्सीलेंस की ओर बढ़ें। ये कोशिश करें कि हमारा काम सबसे अच्छा हो। किसी भी काम को करने के लिए इस तरीके से करें कि वो बेहतर से बेहतर हो सके और अपने आप में एक्सीलेंस लाने की कोशिश करें। जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, हमारा जो भी फील्ड है, जो हमारा जैसे टीचिंग का प्रोफेशन है या किसी का डॉक्टर का प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में लोग जुड़े हुए हैं, वो एक्सीलेंस को पाने की कोशिश करें, क्योंकि उससे काम और बेहतर होगा। और काम बेहतर होगा तो ये एक तरीके का कंट्रीब्यूशन होगा देश के डेवलपमेंट में। ये 10th फंडामेंटल ड्यूटी था फ्रेंड्स। इसके अलावा 11th, जो कि 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा, उसमें यह कहा गया है फ्रेंड्स कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पेरेंट्स, ऑल द पीपल दैट दे मस्ट हैव टू सेंड द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स टू द स्कूल। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के प्रत्येक पेरेंट्स का, प्रत्येक गार्जियन का, हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वो अपने हर 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल में भेजें, कंपलसरी एजुकेशन दिलाएं, ताकि उनको बेसिक एजुकेशन मिल सके, वो आगे चलकर एम्प्लॉयमेंट पा सके, अपना डेवलपमेंट कर सके,
अपने साथ साथ देश का डेवलपमेंट कर सकें, ताकि उनका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो है वो देश को मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे कौन से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर ना हुए हो या किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर मुझे कमेंट मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगा और आने वाली वीडियोस में और अच्छे तरीके से इनको प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो चलते चलते एक बार और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस तरह का प्यार आप लोगों का मिल रहा है मेरे इस चैनल को, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू कहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।